ओके, सो बेसिकली जो हमारे पहले 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इन्वेस्टमेंट का मतलब, उनका क्लासिफिकेशन, उनके वैल्यूएशन से रिलेटेड रूल्स, जो नए टर्मिनोलॉजीज थे वो नए टर्मिनोलॉजीज, ये सब चीज़ें देखी थी। प्लस हमने जस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने बोला था कि अगर इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए एक तो ये चैप्टर में वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, सिक्योरिटीज। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग, ये चैप्टर में। ओके, फिर उसके बाद हमने बोला कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स है हमारे, स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज है, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। सो कुछ सिक्योरिटीज होते हैं जो होते हैं फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, कि हमें एग्जैक्टली पता है कि ये इन्वेस्टमेंट से इतना फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाला है। जैसे उसके एग्जाम्पल्स थे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एट द सेम टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके रिटर्न के बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं क्या है, मतलब वो वेरी करता है। वी कैन नॉट से जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी नहीं बोल पाओगे आपकी फिक्स्ड इतना रिटर्न मिलेगा ही, बिकॉज उसके इनकम का नेचर ही ऐसे होता है कि वो वेरी होता है। ओके, सो वैसे हमने कौन से ये देखे, सिक्योरिटीज देखे, जैसे इक्विटी शेयर्स वो नेचर के होते हैं। करेक्ट, तो बेसिकली हमने बस इतना ही एग्जाम्पल देखा था और ये बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम मेन चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आज का लेक्चर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आज और प्रोबेबली अगले, आज का और कल का लेक्चर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर होंगे और उसके बाद हम सिर्फ फटाफट फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। कुछ भी नहीं समझे तो पूछो। ओके, सो अभी फोकस करो कि पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के बारे में। ओके, सो जब फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन, अब जैसे मैं एक डिबेंचर खरीद रही हूँ, ये एक ट्रांजैक्शन है, करेक्ट। मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, डिबेंचर खरीद रही हूँ। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो हमें देखना है। आपको लगेगा अभी फाउंडेशन के बेसिस पे कि मैम इसमें क्या ही इतना है, आप क्यों बोल रहे हो, डिबेंचर खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदी, सिंपल सा बात होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें क्यों आप इतना डरा रहे हो या क्या होता है? सो इतना सिंपल नहीं होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। यूजुअली जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो तो आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो प्राइस दी हुई है क्या वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, ओके, या फिर कम इंटरेस्ट प्राइस है। अब बोलोगे मैम ये क्या आ गया, बताओ। चलो पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर समझेंगे और चार्ट कंप्लीट करेंगे। सपोज मैं बोलती हूँ ए कोई बंदा है जिसका नाम है ए। ओके, ये बंदे ने डिबेंचर्स खरीदे थे XYZ कंपनी के। तो XYZ कंपनी है, उसने ये कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे 12% डिबेंचर्स। इसने खरीदे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019। लेट्स से ये डिबेंचर्स जो है इस पे इंटरेस्ट तो पे होगा ही होगा। इसका इंटरेस्ट पे होने वाला है 6 मंथली। 6 मंथली मतलब अप्रैल का, अप्रैल से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट पे होगा कुछ 30 सितंबर को, और अगले 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट है वो पे होगा 31 मार्च। ओके, ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 100। ओके, और उसने भी खरीदा है, परचेज प्राइस भी है 100। सो ये सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स क्या है। ए नाम का एक बंदा है, उसने XYZ कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट है 12%। इंटरेस्ट पे होगा 6 मंथली, हर 6 महीने के बाद, मतलब सितंबर में और मार्च में। ओके, उसने खरीदा है ये डिबेंचर 1 अप्रैल 2019। डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100, डिबेंचर खरीदा भी गया है 100। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस?
यस, ओके चलो। अब ये ए बंदा सोचता है लाइक इन द मंथ ऑफ लेट्स से अगस्त, हाँ अगस्त डेट ले लो, चलो सपोज 1 अगस्त। ये बंदा 1 अगस्त को डिसाइड करता है कि यार ये डिबेंचर मुझे मेरे पास रखना नहीं है, मुझे ये डिबेंचर बेच देना है। सो ये बोलता है कि मुझे डिबेंचर बेचना है, सेल करना है। इसका ही एक दोस्त है बी, वो इंटरेस्टेड है, वो बोलता है कि यस मुझे ना ये डिबेंचर खरीदना है। सो ये बात सब हो रही है 1 अगस्त को। मुझे बताओ, अगर आप ए हो, ठीक है, तो आप बी से कितने पैसे लोगे ये डिबेंचर उसको सेल करने के लिए? टिल हाउ मच, कितना इंटरेस्ट लोगे तुम मोहम्मद? ओके, सो मोहम्मद बोल रहा है कि मैम मैं जब बेचूंगा तो मैं 100 रुपए तो लूंगा, क्योंकि जब मैंने डिबेंचर खरीदा था मैंने उसके लिए 100 रुपए दिए थे, तो मुझे 100 रुपए तो चाहिए डिबेंचर के। प्लस मैम मैं अगस्त तक का इंटरेस्ट भी वसूल करूंगा उससे। जो वो बोल रहा है, इज इट मेकिंग सेंस? क्या आप सब लोग अग्री करते हो इस चीज से? बताओ बताओ, कुछ भी बताओ, यस नो या कंफ्यूज। ओके, सो लॉजिकल लग रहा है राइट? हम बोलेंगे कि देखो, हमें डिबेंचर्स की जो वैल्यू है 100 रुपए वो चाहिए, प्लस मुझे इंटरेस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैंने पैसे लगाए हुए थे, कितने महीने के लिए मैंने पैसे लगाए हुए थे? मैंने लगाया था अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के लिए मेरे पैसे लगे हुए हैं। सो 4 महीने के लिए इंटरेस्ट के लिए मैं एलिजिबल होता हूँ, तो तुम मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट दे दो। ओके, सो प्लस 4 मंथ्स का इंटरेस्ट वो डिमांड कर रहा है। ओके, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप बी रहोगे तो क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है? विल यू अग्री टू दिस? बोलो बोलो, इंटरैक्टिव रखो क्लास, सोचो, आई डोंट माइंड, सोचो बट बताओ। हाँ, ओके, अभी काव्या बोल रही है मैम अगर उसको खरीदना है तो देना चाहिए। तुम्हें लग रहा है क्या कि एक कुछ, अगर तुम भी हो तो एक कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, ये इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना चाहिए, या तुम्हें भी लॉजिकल लगेगा ये? बताओ बताओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है ये। ओके, काव्या को लग रहा है कि मैम ए डिमांड कर रहा है ज्यादा, शायद से आई विल नॉट परचेज। ओके, देखते बी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। अगर मैं बी हूं तो मैं क्या सोचूंगी? ये मुझे बोल रहा है कि डिबेंचर के लिए 100 रुपीज दो फेयर, डिबेंचर की फेयर, ये उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 100 रुपए तो मैंने देने चाहिए खरीदते वक्त, और हाँ वर्थ है ये। ओके, तो बोलता है कि सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं भी हूं तो मैं सोचूं यार ये बंदा मुझे बोल रहा है कि 4 महीने का इंटरेस्ट दो प्लस 4 मंथ्स इंटरेस्ट। मैं बोलती हूँ कि यार क्या होगा अगर डिबेंचर मेरा हो गया 1 अगस्त को, मेरे नाम पे डिबेंचर 1 अगस्त को हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन ठीक से समझो। अब ये होगा कि अगस्त महीना पूरा चला जाएगा, सितंबर महीना पूरा चला जाएगा। जब 30 सितंबर आएगा तो एक्स वाई जेड जो कंपनी है, ये एक्स वाई जेड कंपनी बोलेगी कि मुझे तो इंटरेस्ट बांटना है अभी।
करेक्ट, एक्स वाई जेड को अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज अ कंपनी। तो एक्स वाई जेड बोलेगा अच्छा किन किन लोगों के पास मेरे डिबेंचर्स है, मैं उन्हें इंटरेस्ट दे दूंगा। कंपनी विल से आई हैव टू पे दिस इंटरेस्ट। सो कंपनी बोलता है एक्स वाई जेड, ओके सो एक्स वाई जेड सीज नाउ दिस डिबेंचर इज विद बी, ओके, एंड एक्स वाई जेड पेज इंटरेस्ट टू बी 30 सितंबर को, जो होता है 6 मंथ्स का। ओके, सो क्या होगा प्लीज अंडरस्टैंड, फोकस हाई रखो। 30 सितंबर को एक्स को सॉरी बी को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बी क्या बोलेगा, 30 सितंबर को मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, करेक्ट, 6 में से 4 महीने का इंटरेस्ट तो मैं ऑलरेडी ए को पे कर चुका था, और वो सही है क्योंकि तब तो मेरे पैसे लगे ही नहीं थे। बाकी मेरे पास और 2 महीने का इंटरेस्ट बचा जो मेरी ही कमाई है, क्योंकि 2 महीने मेरे पैसे लगे हुए हैं। अब ये सब सोच के क्या सब कुछ फेयर लग रहा है इसमें? एवरीथिंग इज फेयर? यस, तो उसका मतलब बिल्कुल भी अग्री होने वाला है ये ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, नहीं हो, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, उतना वैल्यू, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही ये हो जाएगा, इतना कोई नहीं सोचेगा टाइम वैल्यू। सुल्तान ने मतलब मोहम्मद ने एकदम सही लॉजिक लगाया है, लेकिन उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्या बोला ये देखो कि मैम इतना भी फेयर नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि नो डाउट बी को, जो वो ए को 4 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो बी को वापस मिल रहा है वैसे भी। ओके, तो वैसे देखने के लिए फेयर लग रहा है मैम, लेकिन अगर आप देखोगे वैसे टेक्निकली तो बी ए को पैसे जल्दी दे रहा है और उसको बाद में पैसे मिल रहे हैं। आपको समझ रहा है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वो बोल रहा है कि बी ए को पैसे दे रहा है अगस्त में और वो पैसे वापस मिल रहे हैं बी को सितंबर में। तो आइडियली बी ने सोचना चाहिए 2 महीने के इंटरेस्ट के बारे में भी, मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सेइंग? यस और नो? यस, लेकिन इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते, मतलब वो फिर क्या हो जाएगा ना कि इससे ज्यादा अमाउंट शायद से निकले भी ना, सो इट इज ओके। सो इतना नहीं सोचेगा, हम बोलेंगे कि इट इज ओके। करेक्ट है क्या? सो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक बंदा मतलब ए, अगर वो दूसरे बंदे को डिबेंचर बेच रहा है और बी वो खरीद रहा है, तो ए वाला बंदा क्या क्या वसूल करेगा? एक तो वो डिबेंचर के लिए पैसे वसूल करेगा, प्लस जितने पीरियड के लिए उसने डिबेंचर पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, जिसके लिए उसे इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं, जैसे यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उसके पैसे लगे हुए थे, तो वो 4 महीने का इंटरेस्ट सॉरी, वो 4 महीने का इंटरेस्ट पे भी ए का अधिकार है, तो ए बी से वसूल करेगा डिबेंचर के पैसे प्लस वो इंटरेस्ट। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बी बोलेगा मैं डिबेंचर के लिए पैसे दूंगा, ओके, मैं ये 4 महीने के लिए भी तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा, क्यों? क्योंकि जब कंपनी से इंटरेस्ट बटेगा तो वो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, राइट, जबकि 6 महीने के इंटरेस्ट पे मेरा अधिकार नहीं है, तो मुझे मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट, ओके, जिसमें से मैं 4 महीने का जो भी इंटरेस्ट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा पहले, आई डोंट माइंड, क्योंकि वैसे भी मेरे जेब से क्या जा रहा है, कंपनी से मुझे आएगा ही, मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, और कंपनी से बाकी के जो 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा वो तो भाई मेरा ही है। सो ए का भी सही है, बी का भी सही है। क्या ये समझा आपको कि ट्रांजैक्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, नाउ अब ये हेड, सो सपोज हम बोलते हैं
निकाल के ही बताओ, अभी इसमें मैंने सारे फिगर्स भी दिए हैं। तो इस केस में हमें बताओ कि ए, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा था 4 मंथ्स इंटरेस्ट, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि ए बी को ये जो भी डिबेंचर है वो कितने में बेचेगा। वन नॉट एट, 108 में क्या? करो करो, सबसे निकाल आना चाहिए आंसर। जिनको नहीं समझ रहा है मेरे साथ निकालो। 100 रुपए का डिबेंचर है। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है आपकी, या जो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, कि आप अलग कलर से पेन से लिख दो या जनरली ऊपर मार्जिन पे लिख दो, ये कभी भूलना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट is always calculated on face value। इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर के फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो अभी देखो कि ये जो ए है वो कितना इंटरेस्ट डिमांड करेगा। अगर हमें वो निकालना हो तो 100 रुपीज का डिबेंचर था, इस पे साल भर का इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, 12%। ओके, लेकिन वो साल भर का इंटरेस्ट वसूल करेगा क्या? नहीं, वो वसूल करेगा सिर्फ 4 मंथ्स का। इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, कैलकुलेटर पे फटाक से करो, 100 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना आया? अरे बताओ, 4 रुपीज आ रहा है। क्या? हाँ, नहीं, ये 12% पर एनम है, ये हमेशा पर एनम ही कोटेड होता है। ओके, देखो ये भी अलग कर पेन से लिख के रखो कि ये पर एनम ही होता है, एंड दैट इज वाई इट इज 4 रुपीज। सो बेसिकली ए कितने में, ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा 100 प्लस 4 रुपीज मुझे चाहिए। क्या ये क्लियर है? यस, ओके। अब देखो, अगर ये परचेज प्राइस मैंने ऐसे डिनोट किया, इसके इसे डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। पहला वाला तरीका, मैं ऐसे बोल सकती हूं दैट बी इज बाइंग द डिबेंचर at rupees 100 x इंटरेस्ट। इसका मतलब है, मैं बोल रही हूं कि बी डिबेंचर खरीद रहा है 100 रुपीज में x इंटरेस्ट। तो ये समझना कैसे होता है कि वो 100 रुपए दे रहा है, लेकिन x इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के बिना, मतलब इंटरेस्ट इसके ऊपर वो अलग से देगा। तो जब आपको बताया जा रहा है कि बी इज परचेजिंग डिबेंचर एट 100x इंटरेस्ट, इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो पे कर रहा है डिबेंचर के लिए सिर्फ। दिस इज x विदाउट इंटरेस्ट, एंड इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट अलग से गिना जाएगा, अलग से पे होगा। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। आर वी क्लियर? या ये डिनोट इस तरीके से भी होता है कि B इज बाइंग द डिबेंचर एट ₹104 कम इंटरेस्ट। मतलब हम बोलेंगे कि B डिबेंचर खरीद रहा है 104 रुपए में कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मिला के।
तो ये प्राइस में डिबेंचर की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू दोनों जुड़ी हुई। ये भी क्लियर? यस, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ये डिनोमिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर सम में आएगा। ये बहुत बेसिक है ये चैप्टर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के बिना हम इंटरेस्ट पे ही नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी हालत में कोई भी रैशनल बंदा अगर ए है और अगर कोई भी रैशनल इंसान डिबेंचर बेच रहा है तो वो डिबेंचर के पैसे प्लस उसका जितना इंटरेस्ट बनता है ये दोनों वसूल करने वाला है। तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब कि इंटरेस्ट पे नहीं करना है और कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ये नहीं है, ये गलतफहमी है। खरीदने वाले को, सामने वाले बंदे को डिबेंचर के पैसे प्लस इंटरेस्ट के पैसे ये दोनों देने ही पड़ेंगे। सिर्फ इसे डिनोट करने का तरीका अलग होता है। अगर कोई बोलता है कि बी ने खरीदा 100 रुपीज में डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब 100 रुपए वो सिर्फ डिबेंचर के लिए पे कर रहा है, आपको इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो भी देगा। और कम इंटरेस्ट का मतलब है हमने डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट दोनों की मिला के वैल्यू आपको दे दी एक साथ। दोनों सिनेरियो में ऑलवेज रिमेंबर द प्राइस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इट विल ऑलवेज बी डिबेंचर वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वैल्यू। ओके, सिर्फ ये डिनोट करने का तरीका अलग है। वापिस बोल रही हूँ, एक्स इंटरेस्ट मतलब उन्होंने बताया हुआ है ये सिर्फ डिबेंचर की वैल्यू है, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है। कम इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट मिला के बंदा कितना पैसे दे रहा है ये एक साथ दिया हुआ है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी एकदम क्लियर है कि ए क्यों कोई चीज ले रहा है, बी क्यों दे रहा है। यस, ओके। अब इसके बेसिस पे अकाउंटिंग देखते हैं। अब अकाउंटिंग समझना एकदम इजी हो जाता है। यही ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे होगा हम देखते हैं। सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में एंट्रीज कैसे होती है। सो एक्स इंटरेस्ट पहले मैं बोल रही हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें डिबेंचर की प्राइस, वो बंदा डिबेंचर के लिए कितना पे कर रहा है ये दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट के लिए कितना पे कर रहा है वो अलग से निकालना पड़ेगा। ओके, फिर एंट्री क्या होगी एट द टाइम ऑफ परचेज। जब वो परचेज करेगा तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर तो अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, मुझे बताओ यहां डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 100। शुड आई से दैट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 104? नो, क्योंकि देखो ये भले लॉन्ग टर्म हो या करंट हो, ओके, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा इन्वेस्टमेंट का होता है कॉस्ट पे। और अगर आप लॉजिकली देखोगे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी को डिबेंचर 100 रुपए में ही पड़ रहा है, क्योंकि 4 रुपए जो वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है वो तो उसे वापस वसूल होने वाले हैं, राइट। तो वो 4 रुपए तो उसका कॉस्ट है ही नहीं। तो अगर कॉस्ट है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पार्ट कैसे होगा वो। सो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉजिकली सोचो, आप डिबेंचर के लिए कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कॉस्ट कितना है वो खरीदने का, 100 रुपए, सो इट इज 100। ये थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा। राइट, अब वो क्या करेगा, वो जो 4 रुपए वो पे कर रहा है वो भी तो उसको कहीं तो लिखने पड़ेंगे। तो वो फिलहाल के लिए ये 4 रुपए इंटरेस्ट अकाउंट में लिखेगा। तुम्हें क्यों इंटरेस्ट में डाल रहा है आपको एंड तक, जब मैं एंट्रीज में पहुंचूंगी समझ जाएगा लॉजिक, डोंट वरी। तो वो लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फॉर, ओके, टू बैंक अकाउंट
104। आर वी क्लियर विद दिस? ये एंट्री पास होगी कभी? अगस्त 1 जब वो खरीदेगा ये। क्लियर है क्या ये एंट्री? कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। यस, ओके। लेट्स गो अहेड। अब क्या होगा देखो, अब आएगा 30 सितंबर, सितंबर 30। सितंबर 30 के दिन XYZ, सी XYZ कंपनी है, नीचे डिबेंचर किसके पास क्या जा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। XYZ बोलेगा 30 सितंबर को एज अ कंपनी हमें डिबेंचर पे हमारे इंटरेस्ट पे करना है। उन्होंने तो पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट पे किया नहीं, तो XYZ बोलेगा जिसके पास भी डिबेंचर होगा आज हम उसे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि हमें देना है 6 महीने का इंटरेस्ट। तो B के नाम पे डिबेंचर है, B को 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो B अपने बुक्स में एंट्री मारेगा जब वो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ओके। तो ये इंटरेस्ट तो उसके लिए कमाई है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, करो कैलकुलेट। 6 मिलेगा, क्योंकि 100 इंटू 12% ये पूरे साल भर का हो गया, डिवाइडेड बाई 2, उसे कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देने वाली है। ओके, कंपनी तो उसको 6 महीने का ही देगी, तो उसे 6 मिलेगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो? यस, ओके। अब देखो ये अकाउंटिंग कितना फैंटास्टिक हुआ है। ये अब जो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ वो तुम कहीं ड्रॉ मत करो, ये सिर्फ समझो। अगर मैं इंटरेस्ट अकाउंट बनाती हूँ तो मेरे इंटरेस्ट अकाउंट में पहली एंट्री थ्रू जो अगस्त 1 में मैंने मारी थी, ये वाली इंटरेस्ट को डेबिट किया गया है टू बैंक अकाउंट करके 4, ओके। और जब इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है बाय बैंक करके 6। अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट क्या पिक्चर दिखाता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि मेरी 6 रुपए की कमाई है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई 6 रुपए कमाई नहीं है, इसमें से 4 रुपए पे किसी और का अधिकार था जो तुम ऑलरेडी दे चुके हो। तो जब हमने ए को 4 रुपए दिए तो हमने बोला तभी कि इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया कि ये हमारा खर्चा करके है फिलहाल के लिए, ओके। लेकिन जब हमें कमाई हो गई, जब हमें XYZ से 6 रुपए आ गए, तो बराबर से इंटरेस्ट अकाउंट देखो करेक्ट पिक्चर कैसे दिखाता है। वो बोलता है 6 रुपए हमारी कमाई है, लेकिन इसमें से 4 पे हमारा कोई अधिकार नहीं था, इसके लिए ये हमने ए को दे दिया था ऑलरेडी। बराबर से आपका इंटरेस्ट अकाउंट में बैलेंस कितने का दिख रहा है, 2 का, क्योंकि 2 तुम्हारी इनकम है, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या परफेक्ट पिक्चर कैप्चर हो रहा है? यस, नो, एवरीबडी, कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्लियर? तो फाइनली क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट अकाउंट इसलिए समझो कि जब तुम डिबेंचर खरीदते हो तो डिबेंचर पे खरीदते वक्त पे किया गया इंटरेस्ट ये तुम इंटरेस्ट अकाउंट में डालते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जो तुम्हारी कमाई करके दिखाई देगा, उसमें से जो इंटरेस्ट तुम सामने वाले बंदे को दे चुके हो वो माइनस हो जाएगा और बचा हुआ इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी कमाई दिखेगा। अब इसके लिए वो 4 रुपए ना कॉस्ट दिख रहा है ना इनकम दिख रहा है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, हमने बस XYZ से लिया और एक को दे दिया, बस टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस था। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस,
जो डिबेंचर है ये वो होल्ड करके रखता है सपोज 31 मार्च तक, तो फाइनली मार्च 31 को क्या होगा, XYZ और 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, क्योंकि हर 6 महीने में वो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो और 6 महीने का वो इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसके लिए एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वापस 6 रुपए, टू इंटरेस्ट अकाउंट 6 रुपए। तो यहाँ पे वापस आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 6 रुपए, और साल के आखिरी दिन पे ये जितनी भी कमाई हुई है नॉमिनल अकाउंट में वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री मारेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, जो आएगा 8। ओके, सो इस तरीके से एंट्री मारी जाएगी जब आप कोई भी फिक्स्ड इनकम बेरिंग, ओके, फिक्स्ड इनकम बेरिंग अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हो तो पहले आप क्वेश्चन में देखोगे कि प्राइस दी हुई एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट फिलहाल छोड़ो, एक्स इंटरेस्ट, तो हमें पता चल रहा है कि उतना अमाउंट वो पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए अलग से हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। फिर हम एंट्री क्या मारेंगे, खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिर्फ जितना डिबेंचर के लिए पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए जो पे कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट नहीं है, वो हमें XYZ से वसूल हो जाता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके, कुछ भी रटना नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस। और फिर जब तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक टू इंटरेस्ट, अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरेस्ट अकाउंट बराबर से जो तुम्हारी कमाई है, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा हुआ था 1 अगस्त से, तो तुम्हारी सिर्फ 2 महीने की कमाई हो रही है, वो बराबर से कैप्चर कर लेगा, जो P&L में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, इतना पार्ट लिख लो पहले, चार्ट में नीचे लिख लो। हाँ, हाँ, वो 8 रुपीज से जाएगा 31 मार्च को। अच्छा, ये एग्जाम्पल लिखना है तो ये लो, कितने पे दिख रहा है क्या तुम्हें स्क्रीन पे ठीक से? हाँ, शांति से लिख लो, लिखते वक्त खुद के भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो वो भी लिख लो। एक सेकेंड।
लिख के हो गया है, चार्ट पे जाओ, लिख रहे हो अभी भी? सबका हो गया है, चार्ट पे जाना है, शिफ्ट करो। यस, ओके। हो गया? बोलो रे जनता, हुआ कि नहीं? डन? ओके। तो पक्का अच्छी तरीके से क्लियर है ये कंसेप्ट? लॉजिक सारे समझ में आए हैं कैसे? मुद्दा यही है कि अगर अकाउंट्स में तुम्हें हर चीज का लॉजिक समझा तो ही अकाउंट्स में आगे जा सकते हो। हमें रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है। सो लॉजिक अगर क्लियर है तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी बनेगी। पक्का क्लियर? आगे जाना है कम इंटरेस्ट पे? यस, ओके, चलो। सो अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो अकाउंटिंग करना कैसे है? ओके। अब देखो, बेसिकली कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? उन्होंने डिबेंचर के लिए कितने पैसे दिए हैं और इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे दिए हैं, ये आपको एक साथ एक फिगर में दे दिया है। जैसे यहाँ पे बता दिया 104। करेक्ट? अब हमें बस इतना देखना होता है कि अकाउंटिंग करने के लिए अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, डिबेंचर के लिए कितने पैसे दिए हैं और हमने इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे दिए हैं, ये दो हमें अलग अलग चीजें चाहिए होती है। करेक्ट? यस, क्योंकि डिबेंचर के लिए जो पैसे दिए हैं वो हमारा कॉस्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता है। और जो इंटरेस्ट के लिए हमने पैसे दिए हुए हैं वो कॉस्ट नहीं होता है, वो हम इंटरेस्ट अकाउंट में डालते हैं। सो लॉजिकली अगर कोई हमें बोलता है कि 104 रुपए में इंटरेस्ट मिला के टोटल मैंने डिबेंचर खरीदा है, तो लॉजिकली इंटरेस्ट मारने एंट्री मारने के लिए मुझे स्प्लिट चाहिए होगा कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पे किया और इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया। करेक्ट? सो द कम इंटरेस्ट के अकाउंटिंग में आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी होती है। और वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? आपको कम इंटरेस्ट की फिगर दी होगी, आपको स्टेप नंबर 1 जो एक्स्ट्रा एक फिगर करनी, ये स्टेप जो करनी होती है वो ये है, यू हैव टू स्प्लिट द अमाउंट in two parts, that is how much money you have paid for इन्वेस्टमेंट, मतलब वो डिबेंचर है, बॉन्ड है, जो भी है, एंड हाउ मच यू हैव पेड फॉर इंटरेस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस आया है कि उसने डिबेंचर या बॉन्ड खरीदा 105 रुपए में कम इंटरेस्ट, तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये ढूंढना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसमें से डिबेंचर के लिए कितना पे किया है और इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया है। एक बार ये निकल गया
खत्म। उसके बाद क्या है, द एंट्रीज विल बी एग्जैक्टली द सेम. There is no change in accounting entries. Accounting entries under both the method, I mean, in both these types are going to be same only. The only difference is X interest में हमें clearly पता होता है कि डिबेंचर के लिए कितना पैसा पे किया है, तो इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया होगा वो हम निकालते हैं. कम इंटरेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, टुगेदर वैल्यू दी हुई है वो हमें स्प्लिट करनी है पहले, और एक बार स्प्लिट हो गई तो अकाउंटिंग एंट्री तो सेम होगी. Are we absolutely clear about this? Yes. चार्ट कंप्लीट कर लो. फिर अभी भी थोड़ा किसी के मन में डाउट होगा कि मैम फिर कम इंटरेस्ट को स्प्लिट कैसे करेंगे. एक दो एग्जांपल्स दूंगी मैं कैलकुलेशन के लिए, पहले इतना कंप्लीट करो, करते हैं वो भी प्रैक्टिस. लिख के हो गया है क्या? ओके. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है क्या कि कम इंटरेस्ट से स्प्लिट कैसे करना है चीजें. चलो एक एग्जांपल देती हूँ मैं. मैंने आपको बताया कि बी परचेस्ड debentures 10% debentures from A. Okay, let's say from A on, let's say 1st November. Okay, now क्वेश्चन फॉर्म करने दो. These debentures were originally issued on 1st January and interest is payable annually. ठीक है. ओके. नाउ बी परचेस्ड these debentures at rupees. ओके, रुका मैं प्राइस देती हूँ. फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 ही है. $108.33 कम इंटरेस्ट. ये इंफॉर्मेशन आपको दी है. आपको बताया जा रहा है कि स्प्लिट करो कि उसने डिबेंचर के लिए कितना पे किया हुआ है. ओके, थोड़ा सा मैं प्राइस चेंज करती हूँ, एक सेकेंड रुको. कम इंटरेस्ट का प्राइस चेंज करती हूँ मैं. हाँ, 103.33 कम इंटरेस्ट. अब स्प्लिट करके मुझे बताओ ये एग्जाम्पल में कि उसने इन्वेस्टमेंट मतलब डिबेंचर के लिए कितने पैसे पे किए और इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे पे किए, क्योंकि आपको स्प्लिट करना पड़ेगा फिर ही हम एंट्रीज मार पाएंगे. ओके, सो एक ऑप्शन आंसर मेरे पास आया हुआ है कि 100 डिबेंचर के लिए एंड 3.33 ये पे किया गया है इंटरेस्ट के लिए.
बताओ, या तो आप लोग इससे अग्री करो या मुझे नया आंसर दो। हाँ, दिया। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। बताओ, अब तक आंसर निकल जाना चाहिए अभी। किसी को कोई दूसरा आंसर देना है? सब ये आंसर से अग्री कर रहे हो पक्का? यस। ओके, लेट्स सी। हाँ, आकांक्षा कुछ बोल रही, बोलो बोलो। इंटरेस्ट वो बोल रही है मैम 6.66 है, तो फिर डिबेंचर के लिए कितना पे हो रहा है? 93.33। अच्छा, ओके। चलो, अब देखते हैं, हम ही लॉजिकली देखते हैं। मुझे बताओ कि डिबेंचर इशू कब हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करो। ओरिजिनली कंपनी ने वो डिबेंचर इशू किए थे कौन से महीने में? कहा गया? जनवरी, बराबर। और वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं एनुअली, मतलब वो पे कब करेंगे मुझे बताओ? एनुअली होता है, एनुअली मतलब कब? दिसंबर में। ओके, सो इशू किए गए हैं जनवरी में, इंटरेस्ट पे होगा एनुअली, मतलब दिसंबर में। सबसे पहले तो आपने मुझे ये भी तो पूछना चाहिए था कि ये जो बी बंदा है वो कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है। पूछा ही नहीं किसी ने। चलो, अज्यूमिंग कि बी जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है वो है अप्रैल से मार्च का। ठीक है, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, मतलब ज्यादा कुछ रेलेवेंट नहीं है इनको, बट ठीक है, बता दिया मैंने, अप्रैल से मार्च का। ओके, अब मुझे बताओ कि बी कब खरीद रहा है डिबेंचर? नवंबर, 1 नवंबर, करेक्ट। अब तुम लॉजिकली सोचो कि ए कितने महीने का इंटरेस्ट डिमांड करेगा? ओके, तुम खुद बताओ कि ए को लास्ट टाइम कब इंटरेस्ट मिला था? उसने 1 जनवरी को ही डिबेंचर खरीदे थे। क्या उसको एक भी रुपया का इंटरेस्ट मिला है क्या? उसके पैसे कितने महीने तक लगे हुए हैं? हाँ, बी ने 1 नवंबर को खरीद परचेज किया है। अब ए क्या क्या डिमांड करेगा मुझे बताओ? ए डिबेंचर के लिए पैसे डिमांड करेगा और इंटरेस्ट के लिए डिमांड करेगा, तो ए कितना इंटरेस्ट डिमांड करेगा? कितने महीने का? कैसे 7 मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। वो 10 महीने का इंटरेस्ट डिमांड करेगा ना, क्योंकि उसके पैसे तो 10 महीने के लिए लगे हुए हैं।
यस, सो लॉजिकली ये जो भी प्राइस आई है 103.33, इसमें 10 मंथ्स का तो इंटरेस्ट पे किया होगा बी ने, और बाकी जो भी उसने पे किया होगा वो डिबेंचर के लिए पे किया होगा। करेक्ट है क्या? यस। हाँ, 10 मंथ्स का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया? सी सिंपल सी बात है कि मैं बी हूँ, मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ नवंबर पे, और मैं खरीद रहा हूँ ए से। ओके, तो ए मुझे बोलेगा कि तुमने मुझे कुछ पैसे डिबेंचर के लिए देने चाहिए और तुमने मुझे कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए, बराबर। अब सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पार्ट जान लो। ऊपर के एग्जाम्पल में सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए मैंने बोला था कि ए ने डिबेंचर के लिए 100 रुपए लिए। जरूरी नहीं है ना वो हमेशा डिबेंचर के लिए 100 ही रुपए लेगा, 100 से कुछ कम भी हो सकता है, वो डिबेंचर की वैल्यू कुछ बदल गई होगी तो यहाँ पे मुझे इतना पता है कि जो ए है वो बी से क्या लेगा, डिबेंचर के लिए कुछ तो पैसे लेगा और प्लस वो इंटरेस्ट वसूल करेगा। अब तुम लॉजिक लगा के बोलो ए कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा? ए ने जनवरी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, ए को तो इंटरेस्ट कब मिलने वाला था? दिसंबर में। लेकिन अगर ए वो डिबेंचर बेच रहा है 1 नवंबर को, मतलब उसके पैसे लगे हुए थे पूरे 10 महीने के लिए ना, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो वो क्या बोलेगा बी को कि तुमने मुझे 10 महीने के पैसे देने चाहिए इंटरेस्ट। क्योंकि आखिर में तुम लॉजिक लगाओ, जब बी के पास वो डिबेंचर आएगा 1 नवंबर को, तो उसके बाद जो दिसंबर महीना आएगा उसमें बी को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे होगा। यस नो? मैं सिर्फ स्प्लिट पूछ रही हूँ इधर, मैं अकाउंटिंग एंट्री पे कुछ भी नहीं जा रही हूँ, सिर्फ स्प्लिट निकालना सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, कैसे होगी, वो हम बाद में देखेंगे, सिर्फ स्प्लिट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अप्रैल टू मार्च है, करेक्ट है अकाउंटिंग ईयर का ब्याह। लेकिन मुझे तुम बताओ कि अकाउंटिंग ईयर और ये कैलकुलेशन का क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो आप? अगर आप एक ही जगह पे हो तो तुम्हारा तो 10 महीने का इंटरेस्ट लटका हुआ है ना, तुम तो पूरा 10 महीने का डिमांड करने वाले हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? कि अकाउंटिंग ईयर इधर कुछ मायने ही नहीं रखता है। इधर हमें निकालना है कि अगर मैं 1 नवंबर को 103.33 रुपीज देके अगर मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, तो इसमें से मैंने इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे दिए होंगे और मैंने डिबेंचर के लिए कितने पैसे दिए होंगे। तो मैंने इंटरेस्ट के लिए 10 महीने का इंटरेस्ट पे किया होगा सामने वाले को। अकाउंटिंग ईयर का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो इसका अभी देखो मतलब क्या होगा। 10 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपीज इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8.33। मतलब हमने 103.33 में से 8.33 तो इंटरेस्ट के लिए पे कर दिया सामने वाले बंदे को। करेक्ट। और फिर टोटल प्राइस में से माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कि आपने डिवेंचर के लिए कितना पे किया, -103.33, दैट इज 95। इसका मतलब आपने 95 के लिए 95 रुपीज पे किए डिवेंचर के लिए। तो ये स्प्लिट करते वक्त प्लीज ध्यान में रखो, मैंने जानबूझ के ये थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला दिया था, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्प्लिट निकालते वक्त आपको अकाउंटिंग ईयर का कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, जानबूझ के मैंने आपको बोला उधर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल मार्च वगैरह देखो, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ इससे। बट आप बिजनेस सेंस लगाना सीखो। सामने वाला बंदे ने जनवरी में पैसे लगाए हुए हैं, उसको 1 रुपया अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है, वो मुझे क्या बोलेगा कि भाई 10 महीने के लिए मेरे पैसे लगे हुए हैं, तू मुझे 10 महीने का इंटरेस्ट तो दे।
क्योंकि दिसंबर में तुझे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा जो तेरा है ही नहीं, 10 महीने तो मेरे पैसे लगे हुए हैं, राइट? तो इसलिए हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि हमने उसे 10 महीने का इंटरेस्ट दिया होगा, वो तो वो छोड़ेगा ही नहीं, और फिर बाकी बचे हुए पैसे हमने डिवेंचर के लिए दिए हुए। और एक बार हमें ये स्प्लिट पता चल गया, फिर जो एक्स इंटरेस्ट के केस में एंट्रीज होती है एग्जैक्टली वही एंट्रीज आएगी। मारते हैं हम एंट्रीज, वो भी दिखाती हूँ मैं। बट क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है क्या स्प्लिट का? यस, कुछ भी कंफ्यूजन? मोहम्मद डाउट है कुछ भी? नहीं? अब देखो, अब एंट्रीज तो वही होगी। अब लॉजिक लगाते हैं वापस। 1 नवंबर को खरीदा, बी क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर के लिए कितना पैसे दिया है मैंने? 95। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट के लिए कितना दिया हुआ है? 8.33। टू बैंक अकाउंट 103.33। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च ही चल रहा है। कुछ भी हमने गलत लिखा है क्या अभी तक जो अप्रैल से या मार्च में आना नहीं चाहिए? नो। ओके, अब क्या होगा? 31 दिसंबर के वक्त अब कंपनी के बुक्स में हमारा नाम होगा डिबेंचर होल्डर करके, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट देगी क्योंकि कंपनी एक ही बार देती है, और जिस दिन कंपनी देती है उस दिन कंपनी के बुक्स में जिसके भी नाम का डिबेंचर होगा कंपनी उसको दे देगी। कंपनी बोलेगी अच्छा इसके नाम का है क्या, हाँ मुझे पूरे साल भर का डिबेंचर देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कंपनी एंट्री क्या मारे, सॉरी, बी को इंटरेस्ट मिलेगा, और बी एंट्री क्या मारेगा? बी एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा इंटरेस्ट बताओ? पूरा 10, 100 रुपीज का 10% फॉर द ईयर, दैट इज 10 टू इंटरेस्ट अकाउंट विच इज 10। ये भी क्लियर? अब देख लो अकाउंटिंग ईयर का कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? इंटरेस्ट अकाउंट क्या बोल रहा है? 10 रुपए की कमाई है जिसमें से 8.33 माइनस होंगे, ये क्रेडिट ये डेबिट, तो इंटरेस्ट कितने का दिखेगा? 10 माइनस 8.33, 1.67। अब ये 1.67 क्या बताता है? नवंबर और दिसंबर महीने का इंटरेस्ट। अब इसमें क्या गुना है? बराबर तो है, इसी साल की कमाई है, हमारी ही कमाई है, इसी साल में इनकम करके दिख रही है, तो क्या गलत दिख रहा है बताओ? दिख रहा है क्या कुछ गलत? आर वी क्लियर अबाउट द स्प्लिट? पक्का? ओके चलो, ये एग्जाम्पल लिखना है क्या तुम लोगों को? क्या लिख लिया है क्या? लिख लिया है सबने? ओके, सो बेसिकली हम हमारे चार्ट पे आते हैं, राइट? अब एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ओके, काफी चीजें सीखी है तो फटाक से रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट का जब भी अकाउंटिंग देखना होता है उसके लिए सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट को, वो कौन से कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है वो डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी जिस पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, या तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी कि जिस पे जो इनकम मिलती है वो वेरी करती है, वेरिएबल इनकम। करेक्ट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसपे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, ओके, तो ट्रांजैक्शन में अभी हमने देखा कि यूजुअली ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या पे करना पड़ता है? हमें वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, प्लस इंटरेस्ट के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। ओके, अब
एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में ये ट्रांजैक्शन की प्राइस को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस देंगे क्वेश्चन में, या तो हमें कम इंटरेस्ट प्राइस देंगे क्वेश्चन में। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका मतलब वो प्राइस सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा दिया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक बार कैलकुलेट करने के बाद हम एंट्री क्या मारेंगे, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से, इंटरेस्ट के लिए हम जो भी पैसा पे कर रहे हैं खरीदते वक्त वो हम अलग से इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना? हाँ, हम इंटरेस्ट अकाउंट को अलग से डेबिट करेंगे और बैंक से पैसे चले जाएंगे। ओके, जब इंटरेस्ट रिसीव होने की ड्यू डेट आएगी, ओके, तब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक को डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा। इससे नेट फायदा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो बराबर से सिर्फ कॉस्ट पे दिखेगा, क्योंकि तुम जो इंटरेस्ट पे करते हो खरीदते वक्त वो कॉस्ट होता ही नहीं है। क्यों कॉस्ट होता नहीं है, क्योंकि वो बाद में तुम्हें मिल जाता है वो कंपनी से। फाइनली तुम्हारा जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो बराबर से क्रेडिट साइड पे दिखाता है टोटल इंटरेस्ट तुम्हें मिला हुआ, इसमें से डेबिट साइड पे दिखता है उतना इंटरेस्ट जो तुमने खरीदते वक्त पे किया था। फाइनली इंटरेस्ट अकाउंट दिखाता है तुम्हारी नेट कमाई जो तुम्हारी है, जो तुम P&L में ट्रांसफर करोगे। अगर क्वेश्चन प्राइस देता है और बोलता है कि वो कम इंटरेस्ट है, तो उस केस में डिबेंचर की वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू मिक्स दी गई है। तो हमने जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखा, हमें सबसे पहले ये प्राइस में से हमने डिबेंचर के लिए कितना पे किया वो देखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया है वो निकालना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ये स्प्लिट करते वक्त एक्सीडेंट स्पॉट्स क्या होते हैं, तुम गलतियां क्या करते हो। सबसे पहली गलती, आपको लगता है डिबेंचर की फेस वैल्यू अगर 100 है तो डिबेंचर के लिए 100 रुपए ही लिए होंगे, नॉट नेसेसरीली। ओके, सेकेंड, आप कभी कभार अकाउंटिंग ईयर और वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हो। ये कंफ्यूजन दूर हटाने का सिंपल सा एक फंडा होता है, हमेशा याद रखो, सामने वाले बंदे को कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है, जो बंदा बेच रहा है डिबेंचर उसको कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है, उसको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसका अधिकार कितने महीने का इंटरेस्ट है, उतना इंटरेस्ट हमें देना है। ओके, सिंपल। तो उतना तुम वैसे स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करते वक्त हमेशा पहले निकालोगे कि हमने उसे कितना इंटरेस्ट पे किया है। ओके, और फिर बची हुई फिगर तुम इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहे हो। एक बार तुम कम इंटरेस्ट प्राइस स्प्लिट करना सीख गए, आ गया, तो अकाउंटिंग एंट्रीज तो एग्जैक्टली सेम होगी जो होती है एक्स इंटरेस्ट के केस में। डन, एब्सोल्युटली क्लियर। यस, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। एक्स इंटरेस्ट के नीचे मैं लिख रही हूँ कि एक नोट, if the question is silent, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है बी परचेज डिबेंचर्स फॉर 106 रुपीज, कुछ बताया ही नहीं कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, देन इट इज assumed to be एक्स इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बताता नहीं है कि दी हुई प्राइस एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, ओके, तो तुम हमेशा क्या अज्यूम करोगे, द प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट। हाँ पूछो। हाँ हाँ, फेस वैल्यू है ना 100, नहीं मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फेस वैल्यू है 100। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ ये देखो फेस वैल्यू 100 लिखी हुई थी ना मैंने। हाँ, क्लियर है क्या ये, नोट भी क्लियर। यस,
ओके, अब सम में जाने पे के पहले आगे एक इलस्ट्रेशन हमें सॉल्व करना है इंस्टीट्यूट का ही। तो वो सॉल्व करने के पहले मुझे और एक साइड लेना है। मतलब ये तो हमने जब हम फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी खरीदते हैं तो खरीदते वक्त क्या एंट्री आती है हमने वो देखा। अब हमें देखना है कि अगर अभी ये बंदे ने खरीद लिया था डिबेंचर, अब अगर वो ये डिबेंचर बेचता है तो बेचते वक्त एंट्री क्या आती है हमें वो देखना है। तो यही पे चार्ट में हम लिखेंगे ऑन डिस्पोजल। ओके, ऊपर का पार्ट हमने क्या देखा था कि अगर आप फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज खरीदते हो तो खरीदते वक्त क्या एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आप फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज बेच रहे हो तो सेल के वक्त क्या एंट्रीज आनी चाहिए, अब हम वो देखेंगे। क्लियर है क्या? जाना है आगे? चलो, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें क्या? कब खरीदा था ये बंदे ने, हमने बोला था अगस्त में। चलो, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हमारा कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड, मुझे बस ये इरेज कर लेने दो। एक ही मिनट। यस, तो हमने ये जो बेसिक वाला एग्जाम्पल लिया था परचेज के वक्त, हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्या हुआ था, ए नाम का बंदा था जिसने डिबेंचर खरीदा था अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद उसने बेच दिया था डिबेंचर, और उसने डिबेंचर कब बेच दिया था, 1 अगस्त। 1 अगस्त को बी ने वो डिबेंचर खरीदा था, और बी के बुक्स में खरीदते वक्त कैसे एंट्रीज आएगी वो हमने देखा था। ओके, क्लियर है क्या ये? अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब हमने ये देखा था कि हमने क्या क्या एंट्रीज मारी थी बी के बुक्स में। तो हमने 1 अगस्त को खरीदने की एंट्री मारी है। 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट मिला होगा बी को, हमने उसकी एंट्री मारी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया था कि बी को 31 मार्च का इंटरेस्ट मिला होगा, हमने वो भी एंट्री मारी थी चार्ट में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ क्वेश्चन को। अब क्या हुआ आगे देखते हैं कि बी ने क्या किया। सो बी ने 1 अगस्त को हमने देखा कि ये डिबेंचर खरीदा, 30 सितंबर को उसको इंटरेस्ट मिला। उसने डिसाइड किया फरवरी महीने में कि मुझे नहीं चाहिए ये डिबेंचर, मुझे बेच देना है। चलो जनवरी मंथ ले लेते। सो इसने क्या कर दिया, अलग कलर के पेन से लिख देती हूँ। इसने 1 जनवरी को डिबेंचर सेल कर दिया बी ने। अब हमें देखना है कि बी के बुक्स में ये सेल की एंट्री कैसे आएगी, डिस्पोजल की। ओके, क्लियर, देखना क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी को जब बी सेल करेगा तो बी क्या क्या लेगा। ओके, अज्यूमिंग कि डिबेंचर का भाव बिल्कुल भी गिरा नहीं है, डिबेंचर इज वर्थ 100 रुपीज, सो ही विल टेक 100 रुपीज फॉर डिबेंचर्स। प्लस क्या उसने एडिशनल और कुछ चीज लेनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए क्या उसने भी सामने वाले से। यस, क्यों नहीं, उसने पैसे लगाए हुए हैं भाई, तो उसने पैसे लगाए हुए हैं तो उसको तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। कितने महीने का इंटरेस्ट उसने वसूल करना चाहिए, आप बताओ। आप अगर बी होते तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट लेते थे।
6 मंथ्स, कौन से 6 मंथ्स का काव्या? अगस्त से जनवरी। सब लोग अग्री कर रहे हो क्या? 5 मंथ्स का। तो काव्या बोल रही मैम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना चाहिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। एवरीबडी अग्रीज टू दिस? यस। हाँ कांक्षा। पर 2 महीने का इंटरेस्ट पे हो गया है, विश्वजीत तो बोल रहा है। चलो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, समझेगा। ये है 1 अगस्त जब हमने डिबेंचर खरीदा, करेक्ट। और हम बेच रहे हैं लेट्स से यहाँ पे जो है 1 जन। अब लॉजिकली 1 अगस्त से लेके 1 जन तक ये पीरियड तक मैंने डिबेंचर में पैसे रखे हुए थे, तो टोटल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का इंटरेस्ट ये मेरा कमाई है। आई अग्री। बट मुझे बताओ, क्या बीच में सितंबर महीने में आपको ऑलरेडी अगस्त और सितंबर महीने का इंटरेस्ट मिल चुका है कंपनी से? कंपनी ने तुम्हें 6 महीने का दे दिया था। देखो पूरी मैं टाइमलाइन और थोड़ी बढ़ाती हूँ यहाँ से। 1 अप्रैल से, अब देखो क्या हुआ था, एकदम कंसंट्रेशन से देखो। 30 सितंबर को आपको ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया था, करेक्ट? यस। इसमें से 4 महीने का तुम्हारा था ही नहीं, वो बस कंपनी से आया और तुमने वो ऑलरेडी एक को दे दिया था, तो वो आया और वो गया। उसके बारे में तो बात करना ही नहीं चाहिए, अप्रैल से अगस्त का तो आया और गया। करेक्ट है क्या? यस। लेकिन तुम्हारे पास अगस्त से सितंबर का बच गया ना, रह गया ना, मिला ना तुम्हें? यस। तो अभी 2 महीने का अगस्त और सितंबर का जो इंटरेस्ट पे तुम्हारा अधिकार है, अगर वो तुम्हें कंपनी से मिल गया है, तो बेचते वक्त अभी टेक्निकली तुम्हें सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट लेना चाहिए? 3 महीने का ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? सी लॉजिक एकदम क्लियर रखो कि भाई हमने, और इसका मैं ट्रिक भी बताती हूँ। आपने कैलकुलेट करना चाहिए लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, उसके आगे के महीने। क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट तुम्हें सितंबर में मिला था, उसका मतलब जो भी पहले का हिसाब किताब था, जो भी इंटरेस्ट तुम्हारा था, वो मिल गया है ना तुम्हें। अब स्टोरी कब से बाकी है? सितंबर के बाद से ना। क्योंकि सितंबर के पहले जो भी 6 महीने होंगे, तुमने कभी भी खरीदा होगा, तुम्हें सितंबर पे तो उसका इंटरेस्ट मिल गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस। सो लॉजिकली जब तुम्हें सामने वाले बंदे से कितने महीने का इंटरेस्ट लेना है ये तुम्हें निकालना है, तुमने क्या सोचना चाहिए कि आखिर लास्ट डेट मुझे कब इंटरेस्ट मिला था सितंबर में। भाई उसके बाद कुछ मिला ही नहीं, और उसके बाद का मेरा अधिकार है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई मैंने पैसे लगा के रखे हुए हैं। सो मैं सामने वाले बंदे से कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगी? 3 मंथ्स। क्या ये कंसेप्ट हमें क्लियर है? यस। तो हम हमेशा सोचेंगे लास्ट इंटरेस्ट डेट से, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट डेट का अगर इंटरेस्ट मिल गया है आपको, तो मैटर ही खत्म हो गया है। ओके। अब 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? परफेक्ट, 12% है ना। 100 × 12% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 3 रुपए। सो हमारी टोटल प्राइस कितनी हुई? 103।
इधर तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नो डाउट, ओके। अब बेचते वक्त भी इसे डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। या तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बी सोल्ड डिबेंचर्स, ओके, बी सोल्ड डिबेंचर्स एट रुपीज 100x इंटरेस्ट, या तो ऐसा बोला जाएगा, या बोला जाएगा कि बी सोल्ड डिबेंचर्स एट रुपीज 103 कम इंटरेस्ट। एक ही सेकेंड रुको। राइट, तो या तो ये डिनोट होगा कि बी ने बेचा 100 रुपए पे एक्स इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट अलग से लेगा, या तो बोलेंगे उसने 103 रुपए पे इंटरेस्ट मिला के बेच दिया। क्वेश्चन में या तो ऐसे डिनोट होगा ए, या मतलब ये 1 वाला या 2 वाला। क्लियर? यस, ओके। अब चार्ट में लिखते हैं कि इसकी एंट्री क्या आएगी। डिस्पोजल में भी क्या हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है तो एंट्री क्या आएगी, अब मैं बेच रही हूं, अब मुझे पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि मैंने डिबेंचर 100 रुपए में बेचा है एक्स इंटरेस्ट, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंने इंटरेस्ट के लिए कितने रुपए लिए होंगे एडिशनल, जो कि 3 रुपए है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया। तो मैं लिखूंगी कि बैंक में मुझे एक साथ आएंगे 103 रुपए, जिसमें से एक्चुअली क्या मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है टोटल, जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेची है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 103 रुपए लिए हैं क्या? नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपए लिया है, सो माई इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होना चाहिए 100 से। और 3 रुपए जो एक्स्ट्रा मैंने लिए हुए हैं वो मैंने इंटरेस्ट के तौर पे लिए हुए हैं, जो मेरी कमाई है। सो टू इंटरेस्ट 3। क्लियर? वेरी सिंपल। अभी अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको टोटल बेच के 103 रुपए मिले कम इंटरेस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम, एक एडिशनल स्टेप करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्प्लिट, कम इंटरेस्ट प्राइस को स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा कि इसमें हमने डिबेंचर के लिए कितने पैसे लिए होंगे और हमने इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे लिए होंगे। और एक बार हमें वो स्प्लिट मिल गया बिटवीन अमाउंट टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट, अमाउंट टेकन फॉर इंटरेस्ट, उसके बाद एंट्री तो सेम आने वाली है। और अभी स्प्लिट कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है। आपको क्या करना है, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने कितने महीने का इंटरेस्ट लिया होगा। एक बार इंटरेस्ट निकल गया, सो टोटल प्राइस माइनस इंटरेस्ट प्राइस विल बी द अमाउंट विच यू टेक फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये भी ये मुझे पता है इनिशियल लेवल पे थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन जो भी हमने एग्जाम्पल और लॉजिक देखा वो आज कंपलसरी जाके एक बार रिवाइज करना है, तो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। और अभी हम और एक सम सॉल्व करेंगे इस पे। अब जैसे हम सम सॉल्व करने लगेंगे आपको ये चीज एकदम फिट बैठ जाएगी दिमाग, ये तो समझ रहे हैं हम। ओके, अगर लिख के हो गया है तो मैं आगे जाऊं थोड़ा। देखो एक चीज मुझे दिखानी है आप लोगों को। अभी अगर आप बी के बुक्स देखोगे ना, सीधा सीधा हिसाब है, बी ने खरीदा था डिबेंचर अगस्त में, बेचा है उसने जैन में, तो उसका मतलब ही शुड हैव इंटरेस्ट ऑफ रुपीज ऑफ फॉर 5 मंथ्स फ्रॉम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब हमने परचेज की भी एंट्री मारी है उसके बुक्स में, सेल की एंट्री भी मारी हुई है। अब हम देखते हैं कि सच में 5 महीने का इंटरेस्ट उसका आता है क्या। देखो ऊपर की एंट्रीज,
अगर तुम उसका इंटरेस्ट अकाउंट ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये पहली वाली एंट्री से, ये वाला, फिर ये 6 आएगा, ये वाला, ये मार्च 31 वाली एंट्री आएगी ही नहीं ये वाले केस में, क्योंकि हमने जनवरी में बेच दिया है, तो बेच के 3 आएगा, 6 + 3 9, 9 - 4 5, बराबर से इंटरेस्ट अकाउंट में 5 रुपए का इंटरेस्ट दिख रहा है जो 5 महीने का है। कर लो कैलकुलेट चाहिए तो, 100 × 12% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। आ रहा है क्या परफेक्ट अकाउंटिंग? यस। सो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रख के सॉल्व करना है। सो सेल की एंट्रीज एक बार वापस क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कंसेप्ट, देन विल डायरेक्टली स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। पहले हम पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक्स करेंगे। ओके, सो बेसिकली अगर आपने कोई आपका इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो, आप देखोगे कि वो इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर वो फिक्स्ड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि बेचने की जो प्राइस बताई हुई है वो डिनोट कैसे की गई है, वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। अगर उन्होंने बताया हुआ है कि प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस उन्होंने दी हुई है वो आप उतना वसूल करोगे सामने वाले से इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरेस्ट के पैसे आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे कि उतने आपने लिए हुए हैं। आपकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट में आपको टोटल पैसे आएंगे, जो पैसे आपने सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए लिए गए हैं वो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट हो जाएगा। जो पैसे आपने इंटरेस्ट के लिए लिए हुए हैं वो आपकी इनकम है, इसलिए वो इंटरेस्ट अकाउंट में आएगी। अगर क्वेश्चन प्राइस देता है कम इंटरेस्ट, तो आइडियली आपको कम इंटरेस्ट को पहले स्प्लिट करना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा वसूल किया और आपने डिबेंचर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कितना किया। एक बार आपको ये स्प्लिट मिल जाता है, आपकी एंट्रीज तो एब्सोल्युटली सेम रहती है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने महीने का इंटरेस्ट आपका पेंडिंग था जो आपको नहीं मिला, बस उतना ही इंटरेस्ट आप सामने वाले से वसूल करो। ये कैलकुलेट करते वक्त आपको ये एक हेल्प क्या करेगा, लास्ट कब इंटरेस्ट मिला हुआ है वो आप चेक करो, क्योंकि उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट आया हुआ है। उसके बाद का कितने महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं आया है, बस आप वो देखोगे तो भी आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। पूरा परचेज करते वक्त या सेल करते वक्त पूरा अंडरलाइन फैक्ट यही मेन होता है कि जितने महीने का हमें इंटरेस्ट नहीं मिला वो खरीदते, जितने महीने का इंटरेस्ट, ओके, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसको जितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला उतना उसको देना पड़ेगा। खरीदते वक्त हमें उतना देना पड़ेगा, बेचते वक्त उतने महीने का इंटरेस्ट हम वसूल करेंगे। बस ये बेसिक लॉजिक है, और फिर एंट्रीज तो सिंपल है। एब्सोल्युटली क्लियर, पक्का, कोई भी डाउट? नो? ओके, चलो, सो लेट्स गो अहेड। मॉड्यूल खोलते हैं। सेकेंड, ओके, ये आपका स्टडी मटेरियल है। एक ही मिनट, हाँ, एक मिनट। आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पे आपके स्टडी मटेरियल के। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो हम जहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे आप लिख दो दैट
ईच डिफरेंट स्क्रिप्ट वी प्रिपेयर अ डिफरेंट अकाउंट। ओके, तो हर एक अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। सो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सारे अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स की खिचड़ी नहीं होती है, हर अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनता है। ओके, सो separate accounts are made for different types of investments। चलो, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सम सॉल्व करते वक्त फॉर्मेट क्या होता है पहले वो देखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग देख लो और कॉलम्स देख लो कि हम ड्रॉ करने क्या वाले। सबसे पहले, जैसे हम पहले भी अकाउंट्स में सीखे हुए हैं, पहले क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ। ओके, सेकेंड हम लिखते हैं उसके नीचे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कि ये कौन सा अकाउंट बन रहा है, उसमें भी ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो डिस्क्रिप्शन आपको नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, जैसे इस सम में जो भी इन्वेस्टमेंट का आपका डिटेल्स होगा वो आप लिखोगे, और फिर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन से पीरियड के लिए बनाया जा रहा है आप वो लिखो। क्लियर? हमारे कॉलम्स क्या होते हैं, ये अकाउंट, अब देखो, सो बेसिकली हमारे कॉलम्स होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। उसके बाद कुछ कुछ सम्स में आपको दिखेगा कि कॉलम होता है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, मुझे नंबर लिखना अच्छा लगता है, तो कुछ कुछ सम्स में नंबर्स भी हो सकते हैं ये कॉलम में, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। ओके, हम नंबर लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट और इंटरेस्ट, ये कॉलम्स होते हैं एक साइड पे, डेबिट साइड पे, दिस इज डेबिट साइड। एग्जैक्टली सेम कॉलम्स होते हैं क्रेडिट साइड। सो क्या होंगे आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट और इंटरेस्ट। ये पूरा एक साथ विजिबल है क्या, ये पढ़ने आ रहा है ठीक से अगर ऐसे रखती हूँ तो? ये सभी, उसका फॉर्मेट बहुत गंदा हो गया है, वो लाइंस बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। अब ये अकाउंट में क्या क्या आता है पहले समझो। ये जो कॉस्ट कॉलम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, और ये जो इंटरेस्ट का कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट अकाउंट को। ओके, तो ये कैसे कॉलमनार टाइप में हम अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे पार्टनरशिप के लिए कैसे बनाते थे। ओके, या फिर अगर आपको याद होगा डबल कॉलम कैश बुक, उसमें कैश अकाउंट का एक कॉलम होता था, बैंक अकाउंट का एक कॉलम होता था, ये वैसे ही है। यहाँ पे कॉस्ट कॉलम जो है वो एसेट अकाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटरेस्ट वाले कॉलम्स है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट है एक्चुअली, और कॉमन डेट और पर्टिकुलर्स कॉलम है। क्लियर? यस, ओके। चलो, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, हेडिंग्स वगैरह देख लेते हैं।
कि क्या किसके बुक्स में अकाउंटिंग करना है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन से पीरियड का बना रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो पहले क्या बोला है उन्होंने, इन 2000 जो भी 11 सपोज मेसर्स वाई लिमिटेड दे इशूड 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। क्वेश्चन समझो पहले, राइट। सो ये वाई लिमिटेड कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये कंपनी के डिबेंचर्स है। ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 100, ये 12% उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो रहा है, पे कैसे होने वाला है, हाफ ईयरली, वो भी कब कब, एक तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे होता है और उसके बाद 31 मार्च को पे होता है हर साल। ओके, ऑन 1 दिसंबर 2012 मेसर्स बुल एंड बेयर परचेज्ड, किसने खरीदा है वो देखना है, क्योंकि हमें किसके, इन्वेस्टर के बुक्स में सीख रहे हैं हम अकाउंटिंग। तो ये बुल एंड बेयर ने दिसंबर महीने में क्या किया है, उन्होंने ये खरीदे हैं डिबेंचर्स, कितने, 10,000। कितने में खरीदे हैं बताओ, एट ₹101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मतलब ये 101 किसके लिए पे किया गया है, राइट, ये सिर्फ डिबेंचर की वैल्यू है। तो क्या ये बुल एंड बेयर ने ऊपर और कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा, यस, और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब इतना पैसा सिर्फ डिबेंचर के लिए दिया गया है। ओके, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। ओके, तो खरीदते वक्त 101 रुपया दिया एक्स इंटरेस्ट, प्लस खरीदते वक्त हमें ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा, विच इज 1% ऑफ द एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। करेक्ट। आगे क्या हो रहा है, ऑन 1 मार्च द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर्स। अभी 1 मार्च को इन्होंने सारे डिबेंचर्स भी बेच दिए, कितने में, 103 रुपए एक्स इंटरेस्ट। ओके, बेचते वक्त भी अगेन वी हैड टू पे ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, किसके बुक्स में, बुल एंड बेयर के बुक्स में, कौन से पीरियड का, 1 दिसंबर से 1 मार्च का। ओके, सो हमारे अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, नाम है वो, बुल एंड बेयर। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये, लिख दो फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड का बनाया है हमने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द पीरियड, सो पीरियड फ्रॉम 1 दिसंबर टू मार्च, 1 दिसंबर जो भी था आपका ये, टू 31 मार्च। ये थोड़ा बीच में लिखो आप अकाउंट के, मेरा अलाइनमेंट थोड़ा गलत हो गया, 31 मार्च। और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दो, कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो ये डिबेंचर्स है, कौन से कंपनी के, वाई लिमिटेड के। सो 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। क्लियर है ये, यस, नो, यस मैम। यस, फॉर्मेट हो गया है क्या ड्रॉ करके, या कर रहे हो ड्रॉ, मैम ये एग्जाम में दो पेजेस पे स्प्लिट करना है, एक ही पेज पे।
हाँ, आपको जैसे कंफर्टेबल हो रहा है, अगर आपके हैंडराइटिंग से एक पेज पे फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप 2 एडजेसेंट पेजेस लेके भी ये अकाउंट ड्रॉ कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि बहुत खिचड़ी मत करो, अगर आपका हैंडराइटिंग वगैरह बड़ा है तो 2 पेजेस पे अकाउंट को स्प्रेड कर दो, चलेगा। ड्रॉ करके हो गया है? करना है क्या स्टार्ट? Yes, ma'am. ओके, एक काम करते हैं, लेकिन आप ना ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसका मतलब कि आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। आज जो भी पढ़ा हुआ है ना वो पहले एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, जो भी एंट्रीज है, पहले खुद को अच्छी तरीके से, इट विल टेक नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स। ट्रस्ट मी, द एक्चुअल सीक्रेट ऑफ पासिंग सीए इंटरमीडिएट इज डेली रिविजन। बस आज जो पढ़ाया हुआ है 15 मिनट्स में बैठ के शांति से पूरा रीड कर लो, कंसेप्ट कर लो। वरना मुझे चाहिए कि ओवरलोडिंग ना हो, सम्स जब करेंगे तो फटाफट हो जाएंगे। तो आज इतना रिवाइज कर लो, कर एक बार वो दिमाग में फिट हो गया होगा तब ये सम सॉल्व करेंगे। क्लियर? और फिर कल और थोड़े आगे के कंसेप्ट्स पे जाएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes? Okay. So we'll stop here for the day and we'll continue this sum tomorrow.